morning, everyone. Good morning, teacher. False good morning. No, it's a true good morning. All right. How are you, students? Very fine. Okay. So cash flow statement, we have started this cash flow statement last chapter, and yesterday we have started discussing the format of this cash flow statement, but we could not complete. So I'm just repeating it again for everyone. See, we have the certain points. यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ main headings हैं which we have to understand, and the basic concept should be clear. So before moving with the format, let me tell you what we are going to do in this format. We have 3 activities, right? Which 3 activities are there? Cash flow from operating activity, investing activity, financing activity. These 3 activities are there. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो हम फॉर्मेट करेंगे उसमें तीनों एक्टिविटीज़ को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें बात करनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ओके, cash flow from operating activity, the first and foremost item which we have to find out and we must know, that is your what we have discussed yesterday, net profit before Tax and extraordinary. Yes, tax and extraordinary item. So that we will be learning how to calculate, and today only we will learn that. Okay, and after that we take, you can see here, certain things which we have to add and certain things we have to reduce. उत्पल, उसमें नेट प्रॉफिट में हम कुछ चीज़ें प्लस करेंगे, कुछ चीज़ें माइनस करेंगे. प्लस क्या करना है ये सब हम डिटेल में पिछली 2 क्लासेस में कर चुके हैं. सो हेयर आई एम टेकिंग द जिस्ट ओनली, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या नॉन कैश आइटम है तो उनको आप वापस से प्लस कर देंगे, ठीक है? क्यों करेंगे ये सारा हम कर चुके हैं, एंड आई टेल यू सेपरेटली क्यों करेंगे. क्योंकि उसकी वजह से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपने मेंशन किए हैं उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो चुका है, तो इसलिए वापस ऐड करके हम प्रॉफिट को लेवल पे ले आएंगे, बढ़ा देंगे. एंड इन द सेम वे वी हैव नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑल्सो. ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर इधर ध्यान दो बेटा, उधर मत देखो, सिर्फ बात को समझो, वो बुक बाद में देखना. हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको, बाकी सारी एक्टिविटीज़ का इफेक्ट हमें क्या करना है, ख़त्म करना है. I want eclairs, toffee only, or Cadbury chocolate I want, so I have to remove rest of the chocolates from my plate. Do you agree? तो और बाकी सब चीज़ों को मुझे हटा देना है, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ. ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नेट प्रॉफिट लिया है, नेट प्रॉफिट में सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो नेट प्रॉफिट में मैं ऑपरेटिंग को छोड़ के सब चीज़ें हटा दूँगी, ठीक है? मेरे पास दूसरे एक्सपेंसेस हैं दूसरी एक्टिविटी के, उनको हटा दो, ठीक है? हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से ऐड करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम हटा रखा है, हमने सारे एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट आया है, तो अब हमें वापस से वो ऐड करेंगे जिससे उसका इफेक्ट खत्म हो जाए. ऐसे ही नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपने सभी तरह की इनकम को इंक्लूड किया है और मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम चाहिए है, तो मैं क्या करूँ, इस वाली इनकम में से बाकी की इनकम मैं हटा दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास ऑपरेटिंग की इनकम रह जाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? So that is what we have done, and very nicely you will understand when we will move with practicals. Okay, now next आपका स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे जो आप कैलकुलेट करेंगे प्लस एंड माइनस के बाद, that is termed as operating profit before working capital changes. Okay, do you understand that because of working capital there are some changes in the cash flow. working capital से भी आपकी cash flow पे फर्क पड़ता है, ठीक है? तो अब हम सेपरेटली हम वर्किंग कैपिटल को डील करेंगे. ओके, तो वर्किंग कैपिटल डील करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, दैट इज एड व्हाट, डिक्रीज इन करेंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज. आई टेल यू द रीजन, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट. एंड वी हैव टू रिड्यूस समथिंग, माइनस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करेंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज. तो ये चीज़ें आप प्लस और माइनस करेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि लाइक स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज, उनको याद करना मुश्किल हो जाता है कि क्या प्लस करना था क्या माइनस करना है, एंड दे जस्ट कमिट मिस्टेक है. तो उस मिस्टेक को दूर करने के लिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जिसे आप याद रखेंगे तो आप लाइफ में कभी गलती नहीं करेंगे. डियरनेस अलाउंस क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, DA, डियरनेस अलाउंस होता है, इनकम टैक्स आप पढ़ेंगे CA करेंगे तब आपको पता लगेगा, राइट? महंगाई भत्ता बोलते हैं हिंदी में.
the government employees who are like every year their DA increases, right? Means महंगाई बढ़ती है, dearness is increasing, so their allowance increases. याद रहेगा ये वाला पॉइंट, DA याद रहेगा. DA क्या होता है? dearness allowance. Fine, will you remember this? Now this DA, dearness allowance, but here we are correlating this DA term with decrease in assets. DA से क्या याद रखेंगे आप? डिक्रीज इन असेट्स. तो हमें प्लस करना है. आपकी सैलरी में DA प्लस होता है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है? इनकम टैक्स में पढ़ेंगे आप. तो यहाँ पे DA का मतलब हो गया डिक्रीज इन असेट्स, प्लस करना है. कौन सी असेट्स के बारे में बात हो रही है? वर्किंग कैपिटल के लिए कौन सी असेट्स होती हैं? करेंट असेट्स, ऑफ कोर्स. ओके, तो डिक्रीज इन करेंट असेट्स. ऑलराइट, तो आपको क्या ऐड करना है? डिक्रीज इन करेंट असेट्स आप ऐड करेंगे. अब याद रहेगी ना ये वाली बात? एग्जाम्पल याद रहेगा? भूल जाए तो प्लस DA याद कर लेना. बस अगर ये वाला पॉइंट आपने पकड़ लिया है तो ये सारा इजी है लर्न करना. डिक्रीज इन करेंट असेट्स किया है तो इसके ऑपोजिट लायबिलिटी को करना है. डिक्रीज है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज. तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, आपकी जहाँ करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसको प्लस करेंगे. ठीक है, अभी ये समझ लें, फिर प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे कैसे. देन यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है? माइनस करना है. माइनस क्या करेंगे? जस्ट रिवर्स ऑफ ऑल दैट. ये डिक्रीज है तो यहाँ पे इंक्रीज इन करेंट असेट्स हो जाएगा. यहाँ पे इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी है तो यहाँ पे डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी हो जाएगा. दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर. ओके, एंड जो भी आपका नेट इफेक्ट आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे. फाइन, एंड जस्ट डू द टोटल ऑफ ऑल दैट एंड यू विल फाइंड कैश जनरेटेड फ्रॉम cash generated from which activity we are doing? Operating activity. ठीक है, so you will find that this is termed as cash generated from operations, operating activity. Okay, now I just give you one example why to plus and minus all these things. So I'm taking one only. This is decrease in debtors. Okay, डिक्रीज इन करेंट असेट्स हम प्लस क्यों करते हैं? डिक्रीज इन डेटर्स की बात करें. इधर देख लो बेटा, इधर देख लो, बुक में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. डिक्रीज इन करेंट असेट्स हमने पढ़ा, उसमें से हमने एक एग्जाम्पल लिया डेटर्स का. डेटर्स डिक्रीज का मतलब, डेटर्स वो हैं जिनसे मुझे पैसा मिलना है. मान लीजिए मुझे 50,000 मिलना था, तो लास्ट ईयर मेरा बैलेंस 50,000 है, इस साल मैंने देखा 40,000 हो गया, तो डिक्रीज हो रहा है. तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा कैश फ्लो पे? 10,000 रुपये मुझे उससे मिल गए तभी तो कम हुआ है ना. 50,000 लेने थे आपसे, आपने 10,000 मुझे दे दिए, तो अब कितना बैलेंस बचा आपका? 40,000. ठीक है, तो इस तरह से डिक्रीज हो गया, फ्लो बढ़ गया कैश का, तो मैं प्लस कर दूंगी. अंडरस्टूड दैट? ऐसे ही क्रेडिटर्स आपके कम हो गए हैं, राइट? क्रेडिटर्स आपके कम हो जाते हैं, यानी कि डिक्रीज इन क्रेडिटर्स. उसका क्या इफेक्ट हुआ? क्रेडिटर कम हो गए, पहले 10,000 थे, 5,000 रह गए. ठीक है, तो अब ये 5,000 कैसे रहे? आपने कुछ पे किया उनको तभी तो कम हुए हैं. आपने पे किया तो आउटफ्लो हुआ है. ठीक है, तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज को क्या करते हैं आप? माइनस करते हैं. तो दिस वे ऑल दीज थिंग्स इफेक्ट. समटाइम कैश का फ्लो है, समटाइम अदरवाइज, मीन्स इनका नेट इफेक्ट पड़ता है इस पर. ठीक है, तो वी हैव लाइक एक फार्मूला इन्होंने जनरेट कर दिया है. यस प्लीज तनु, एक फार्मूला उन्होंने जनरेट किया है, एंड फार्मूला क्या है? यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज आइटम्स. द फार्मूला यू कैन कीप इन योर माइंड, दैट इज प्लस DA, प्लस डिक्रीज इन करेंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, माइनस क्या करेंगे? माइनस इंक्रीज इन करेंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी. दिस वे दिस वर्क्स. ओके, देन वी हैव कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. उत्पल समझ आ रहा है बेटा? फॉर्मेट हम कर रहे हैं. इनफैक्ट फॉर्मेट आपने रीड करके आए आप लोग? ओके, नाउ वी हैव इन द स्टार्टिंग यू माइट हैव नोटिस दैट वी हैव टेकन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है, बिफोर
सॉरी नोट इंटरेस्ट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो टैक्स हमें उस टाइम नहीं लेना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं लेना है, अगर होता है तो हम उसको हटा देते हैं। कैसे, वो प्रैक्टिकल में पता लगेगा। बट इन फैक्ट वी डील विद द टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो आपके बिजनेस का पार्ट है तो आप उसको डील करेंगे, ठीक है। एंड नाउ दिस इज एट द एंड ऑफ दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज द प्लेस वेयर वी डील विद दैट। अब आप देखिए इसमें एवरीवन लुक एट द फॉर्मेट, पॉइंट नंबर एच, जी हमने कैलकुलेट कर लिया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ओके। हाउ दिस हैज कम, डी ई एंड एफ को माइनस कर दिया, उनको प्लस कर दिया। नाउ एच में आपको बताया इनकम टैक्स पेड, अगर आपको कोई टैक्स पे करना है तो आप इस स्टेज पे यहाँ पे माइनस कर देंगे अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो। एंड कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाता है। नाउ यू विल डील विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जैसे कि इंश्योरेंस से कोई क्लेम मिला है आपको, तो ऊपर तो आपने माइनस कर दिया होगा और यहाँ पे अब क्या करेंगे, आप उसको प्लस करेंगे। मिला है, आपने रिसीव किया है, ठीक है, तो कैश का फ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है, आप प्लस करके दिखाएंगे। दिस इज द राइट प्लेस। हैव यू अंडरस्टूड? टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को स्टार्टिंग में डील नहीं करना, क्योंकि मैं अपनी फेयर एक्टिविटीज देखना चाह रही हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। अगर मैंने टैक्स और उसको डील कर लिया तो मुझे पता नहीं लगेगा ना कि मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, ठीक है। तो वो पूरा कैलकुलेट करके लास्ट में आपको डील करना है, ओके। एंड फाइनली वी हैव हेयर कैश फ्लो, जे पॉइंट आप देख सकते हैं क्या इन्होंने लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। व्हाट डज दिस मीन? अगर आपका जो फाइनल अमाउंट होगा वो अगर प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और अगर ये माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इतना पैसा आपका यूज हो गया, नेगेटिव में बैलेंस जा रहा है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? ये ऊपर कुछ समझ आया, सारा तो अभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, बट द बेसिक्स आर क्लियर। व्हेन यू विल came across with these things, so the points will be clear. Well, now everything is very easy. We have cash flow from investing activity. There is nothing to explain. Investing activity में दो ही चीजें हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो में क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपने इन्वेस्ट किया, इनफ्लो में मिलता है आपको, आप असेट सेल कर रहे हैं, कोई भी अपनी फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं तो यू आर रियलाइजिंग। सो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, proceed from sale of investment included in cash and cash equivalent, so and so you can read it yourself. And here the payments of purchase of fixed assets, payment of purchase of investment and all, ठीक है। फाइनली आप इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस एंड माइनस का, इनफ्लो एंड आउटफ्लो को कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका बैलेंस आएगा आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव में आता है तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेगेटिव में है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। Next is your cash flow from financing activity. That's also very easy. Financing activity means finance से related, issuing the shares, debentures and taking loan from the bank, other securities and all. Inflow क्या हो जाएगा, जब आप issue कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है आपके पास, ऐसा ही होता है उत्पल। शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, फर्स्ट एंट्री यू विल रिमेंबर, बैंक टू शेयर कैपिटल, ओके, तो वो इनफ्लो है। एंड when you redeem the debentures, when you redeem the preference shares, when you repay the bank loan, आप वापस करते हैं या फिर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन देते हैं या डिविडेंड ऑन शेयर्स देते हैं तो ये आपका आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो लिख लेंगे आप। एंड फाइनली आप अपना नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव में है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेगेटिव में है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इन तीनों एक्टिविटीज को आप प्लस कर देंगे। आई एम रिमूविंग ऑल दीज थिंग्स। सपोज ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा इनफ्लो है 5000, ओके, ब्रीफ में हम कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग से 2000 मेरा नेगेटिव में है, कैश यूज्ड, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 7000 मेरा पॉजिटिव में है, ठीक है। इज दैट क्लियर?
समझ आ रहा है आपको मैंने क्या लिखा? ये हमने अलग अलग से देखा कैसे क्या करना है। ज़्यादा समझ आपको डिटेल के प्रैक्टिकल्स करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। जब ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो यू विल हैव द फिगर्स लाइक दिस इन दिस कॉलम। ये ऑपरेटिंग से पॉजिटिव है, ये इन्वेस्टिंग से नेगेटिव है, फाइनेंसिंग से पॉजिटिव है, तो इनका ओवरऑल टोटल क्या हो जाएगा? यस 10,000। ऑलराइट फाइन। नाउ व्हाट टू डू? जो लास्ट वाला आपका अब होना है इट इज कंटेनिंग सेपरेट 1 मार्क। ये आपका क्वेश्चन कैश फ्लो का 6 नंबर का आता है, ठीक है। सो व्हाट टू डू? नाउ यू कैन सी इन योर बुक स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4, ये जो हमने डील किया है ये पॉइंट नंबर 4 है जो आपके फॉर्मेट में दे रखा है। दिस इज नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओके। नाउ एड एंड what to do? Cash and cash equivalents in the beginning of the year, and you will find cash and cash equivalent at the end of the year. इसके लिए आपको एक और चीज समझनी है। आपका फ्लो 10,000 हुआ है, अब आप इसमें क्या कर देंगे? एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। ये क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू, बट ये ध्यान रखें क्या बताया है? एड कैश एंड कैश फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो स्टार्टिंग में आपके पास बैलेंस था वो आपको ऐड करना है। सपोज दिस इज 5,000, हियर कैन बी डिफरेंट थिंग्स। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट, इन द बिगिनिंग, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करेंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन सब का टोटल। जरूरी नहीं है सब चीजें मिले आपको क्वेश्चन में, कोई एक चीज भी मिल सकती है, ठीक है। उन सब का टोटल आपने यहाँ पे लिख दिया। नाउ दिस कम्स योर 15,000। दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू कैन वेरीफाई योर आंसर इमीडिएटली। जैसे बैलेंस शीट मैच करती है तो यू फील वेरी हैप्पी कि मेरा क्वेश्चन सही है। इस तरह से कैश फ्लो का भी आपको देन एंड देयर यू विल कम टू नो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत। कैसे? ये जो 15,000 है ये क्या है? दिस इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है? नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। एक बार फिर से देख लो, दोज हु डिडंट अंडरस्टैंड। आपने पहले कैलकुलेट किया दिस इज योर कैश एंड कैश फ्लो ऑफ योर बिजनेस, राइट, इंक्रीज और डिक्रीज द होल फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया? जो स्टार्टिंग में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा है, क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट है, डू यू रिमेंबर? आपके पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट है 2 सालों की, ठीक है। तो उस बैलेंस शीट में जो स्टार्टिंग में आपको दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आपने ऐड किया है, राइट। अब जो करेंट ईयर की बैलेंस शीट में आपको जो बैलेंस दे रखा होगा वहां पे वो इसके बराबर आना चाहिए। हाउ? लेट अस सी, यू विल अंडरस्टैंड दिस। क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका ओपनिंग बैलेंस, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। हैव अ लुक हियर। 2019, 2020, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओके। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट लिया है मैंने, ठीक है, बैलेंस शीट में से ही मैंने उठाया है। सो हेयर इट वाज, दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस, ओके। ओपनिंग में ये आपको 2,000 दे रखा है, ये 3,000 दे रखा है, ऑल राइट। एंड हेयर आई हैव 7,000 एंड हेयर इट इज 8,000, ओके। येस और नो? इसको टोटल करके देखें तो क्या है? 5,000 एंड ये क्या है? 15,000। एक एक चीज पे फोकस करो, ध्यान से समझो, जो बोल रही हूँ वो समझो। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट समझ में आया? फिर मैंने क्या लिए? 2 आइटम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। वहां पे बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं जो इसमें लिस्ट दी है? शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैन बी देयर, ओके। तो हमने 2 लिए हैं। अब ये 2019 और 20 है, इसमें से करेंट ईयर कौन सा है? करेंट ईयर कौन सा है? बोलो तनु। प्रीवियस ईयर कौन सा है? ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से पता लगेगा आपको? प्रीवियस ईयर से, राइट। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से पता लगेगा? तो हम यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस वर्ड यूज नहीं करते, आपने बोला तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
Now here we have calculated the flow of the cash during the year. Now can you tell me, Utpal, look here, ध्यान दो इधर. लास्ट ईयर जब आपने 31 मार्च को अपना बिजनेस का क्लोजिंग किया था तो आपके पास 5,000 रुपए थे, ठीक है. अब इस साल आपने बिजनेस को क्लोज किया, आई मीन बुक्स में क्लोज किया, तो आपके पास 15,000 रुपीज हैं. एंड वी कैन सी दैट लैक्स ऑफ द रुपीज, like there was an inflow and outflow of a lot of rupees, but जो net result है लास्ट में वो क्या दिखा रहा है? नेट रिजल्ट क्या दिखा रहा है कि कितना डिफरेंस है इसमें? ओपनिंग में 5 था, अब 15 है, तो कितना बढ़ गया या कम हो गया? कितना? 10,000. तो दिस इज व्हाट? इनफ्लो ऑफ कैश, राइट, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग वन कंप्लीट ईयर. तो ये हमने पूरे साल का बनाया फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. ये मैंने इनके रिजल्ट्स लिए सेपरेटली, इनको ब्रीफ किया, आई हैव कैलकुलेटेड एंड दिस इज माय फ्लो ड्यूरिंग द ईयर एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये मेरा फ्लो साल में है, ठीक है. और हम वेरीफाई करें तो यू कैन सी इस फ्लो में आपने ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर दिया. ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से आप लेंगे. 5,000 आपने प्लस कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली दिस शुड बी इक्वल टू दैट. अगर ये इसके बराबर नहीं आया, दैट मीन्स यू हैव कमिटेड मिस्टेक समवेयर. इज दैट क्लियर? ये चीज़ ब्रीफ में समझ आ गई है? जो पॉइंट बताए वो ब्रीफ में समझ आए. पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डील करना है, ठीक है. द फर्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. उसमें कुछ चीज़ें प्लस करेंगे, कुछ माइनस करेंगे. देन कम्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है. उसके बाद प्लस डीए वाली चीज़ करेंगे. उसके बाद आप क्या करेंगे, वो आपका आ गया. एंड उसके बाद क्या डील करना है? टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को डील करेंगे. देन कम्स द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना. देन यू विल डील विद द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उनको प्लस करेंगे एंड द सेम थिंग गोज. ओके, so we have a little time and we can start the practicals now. Is that okay? So first we have to understand the very important first, that is net profit before tax and extraordinary item. Yes everyone? Yes all of you? We have to calculate net profit before tax and extraordinary item. Illustration number 14. Now please no discussion and be very very attentive. Illustration 14. अभी कुछ नहीं बताया, अभी सुन लो मेरी बात. It's new one. आप मेरी बात सुनो, let it be. Now the question arises how to start the this solution. Excuse me. How to start the solution. सुनना है, बुक में नहीं देखना है. आपके पास दो चीजें, दो तरीके हैं. एक है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है. अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है तो वी कैन स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट. सिंपल वे में दिया होगा. सेकेंड मैथड विल बी, दे विल गिव यू द बैलेंस शीट, सम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के कुछ अंश देंगे आपको, जहां से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. बैलेंस शीट में किस तरह से दिया होगा? लुक हियर, दिस इज ऑफ 2019, दिस इज ऑफ 2020. Surplus, that is balance in statement of P&L. Yes please, you will find the language like this, surplus balance in statement of P&L. ठीक है, you can watch in any of the question, you will find. It means कि it is not your net profit. नेट प्रॉफिट के बाद, नेट प्रॉफिट कहाँ पे आता है? ध्यान से समझ लो इस बात को. नेट प्रॉफिट कहाँ आता है?
बोलो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? P&L से। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन करते हैं। डू यू रिमेंबर? वी ट्रांसफर सम अमाउंट टू द जनरल रिजर्व और सम स्पेसिफिक रिजर्व, राइट? रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड को आप डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद सब कुछ करने के बाद भी आपके पास कुछ सरप्लस बचता है, ठीक है? तो वो सरप्लस है आपका ये जो आप रख रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, इट इज़ मूविंग, ठीक है? तो 2019 तक मान लीजिए आपका जो सरप्लस था, आपकी गुल्लक थी, उसमें 10,000 रुपीज़ रखे थे। ऑल राइट, नाउ व्हाट आई हैव डन, 2020 में मैंने चेक किया तो मेरा सरप्लस 15,000 हो चुका है। ध्यान से समझ लो इस बात को। सरप्लस का मतलब है कि इट इज़ ऑलरेडी देयर, गुल्लक में ये अमाउंट है, और अब मैंने देखा इस साल ये 15,000 हो चुका है। इसका क्या मतलब हुआ? इस साल में मैंने कितना डाला? आर यू अंडरस्टैंडिंग? पिछले साल 10,000 था, इस साल मैंने देखा 15,000 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि 15,000 इस साल लगाए हैं आपने, नो। कितने लगाए हैं इस साल में? 5,000। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, सो दिस इज माई 5,000, आई स्टार्ट विद इट, ठीक है? ये आपका ओपनिंग आ जाएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो ये आपका 5,000 आ गया। यस प्लीज बेटा, नहीं आएगा, बहुत गलत बात है। जब मैं कहूँ आपको कि ये क्वेश्चन देखो, मैं खुद ढूंढ के बताऊंगी आपको। अभी ये चीज़ समझ लो, वहाँ नहीं आएगा समझ में कुछ भी। आई एम नॉट टेकिंग दिस एग्जाम्पल अननेसेसरली, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द थिंग जो आप नहीं समझना चाह रहे हो। बुक ही सब कुछ पढ़ाएगी आपको, तो पढ़ लेते ना अब तक। ये 2019 की गुल्लक में बनाया हुआ 10,000 है, इस साल आपने देखा वो 15,000 बढ़ चुका है। तो हमने इस साल 15,000 नहीं डाला है, ठीक है? हमने इस साल कितना डाला है? इन दोनों का डिफरेंस डाला है, ठीक है पलक? कितना है डिफरेंस? 5,000, ठीक है? तो ये 5,000 हमने इसमें डाल दिया। अब आप ये बताएं कि ये जो हमने सरप्लस लिया है ये कब आता है? सबसे लास्ट में आता है। तो इससे पहले और नेट प्रॉफिट के बीच में हम क्या क्या कर चुके हैं? ध्यान दो अच्छे बच्चों की तरह। नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, कहाँ से किया? P&L से, ठीक है, राइट? और ये क्या है? मेरी बैलेंस शीट है, ओके? इस बीच में आपने क्या किया? आपने एप्रोप्रिएशन किया, ठीक है? जिसमें आप क्या बनाते हैं? रिजर्व्स वगैरह बनाते हैं, है ना? और भी कई तरह की चीज़ें हैं, प्रोविजंस वगैरह हैं, ये सब आप करते हैं। तो अब मेरे पास ये वाली चीज़ है बैलेंस शीट वाली, ये 5,000, और मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट आइटम क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये सब चीज़ें मैंने माइनस की थी, तभी तो ये आया था। मान लो मेरा नेट प्रॉफिट 10,000 है और मैंने रिजर्व्स बना दिए 7,000 के, तो अब सरप्लस कितना बच गया मेरे लिए? 3,000। अब मेरे पास सरप्लस 3,000 है, मुझे नेट प्रॉफिट पे जाना है, तो क्या करूँगी? ये वापस प्लस कर दूंगी। समझ आ रहा है आपको? दिखाई दे रहा है बेटा वहाँ से? पलक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? उत्पल समझ आया? ठीक है, इट्स वेरी कॉमन कि बैलेंस शीट यहाँ पे आप एप्रोप्रिएट कर चुके हैं, तो जो एप्रोप्रिएशन किया उसको वापस ऐड कर दो, तो हम नेट प्रॉफिट पे पहुँच जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। दिस इज द इलस्ट्रेशन वेयर यू हैव द फिगर ऑफ 8 लाख 5 लाख 30,000। देखो बेटा, ये है क्या आपके पास? 8 लाख 5 लाख 30,000। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, सबके पास। पलक आपके पास? आपके पास? ओके, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड। अब हम ट्रैक पे आ गए हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L इज गिवन। बताओ बेटा 2020 की कितनी है? एंड पलक बताएगी 19 की कितनी है? राइट क्वेश्चन, ठीक है। और डिविडेंड पेएबल इज गिवन 30,000। ओके, नाउ इट इज डिविडेंड proposed for the year ended 31st March 2019 and 2020 were 3 lakh and 3,50,000 respectively. Prepare the notes to show net profit before tax and extraordinary item. ठीक है, सबसे पहला स्टेप कौन सा है हमारा? क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें, पिक कहाँ से करना है? जो सरप्लस का बैलेंस है कि हमारे पास प्लस में है या माइनस में है। आप देख सकते हैं बुक में, देखिए कैलकुलेशन
calculation of net profit before tax and extraordinary item. It is given surplus balance in statement closing वाला and then minus किया है opening वाला, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग यानी 2020 का, yes please everyone tell me, 2020 का क्लोजिंग बैलेंस है और पहले वाले साल का ओपनिंग होता है, ठीक है. तो क्लोजिंग में से मैंने ओपनिंग माइनस किया, कितना है क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख माइनस ओपनिंग 5 लाख. तो इस साल में कितना जनरेट किया उसने 3 लाख, ठीक है. 3 लाख आपने लिख लिया. नाउ व्हाट टू डू, अब मैंने कोई भी एप्रोप्रिएशन किया है उसको वापस ऐड बैक कर दूंगी, ठीक. अब देखिए ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को. डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. 19 में कितना प्रपोज था बताइए मुझे सब लोग, 3, एंड 20 में कितना था 3,50,000. ओके, अब आपको पता है, आप ही जवाब देंगे. एवरीवन लुक एट मी. पलक, डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, कब होता है एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट. और डिविडेंड मिलता कब है जब प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट कब होता है जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती है, बैलेंस शीट बन जाती है, तभी आप कर पाते हैं. तो इसका मतलब ये साल तो खत्म हो गया, खत्म. अब ये जो डिविडेंड इस साल का है मैंने प्रपोज किया है कि इतना देना है, ये कब दिया जाएगा, कम से कम कल, एटलीस्ट यू नो दिस टेक्स अ लिटिल टाइम. तो ये नेक्स्ट ईयर हो गया, ठीक है. तो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड प्रपोज होता है वो कब पेमेंट होती है, नेक्स्ट ईयर पेमेंट होती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. और हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो कर रहे हैं, ठीक है. समझ आई बात. तो हमारा 2019 का जो डिविडेंड है वो कितना है 3 लाख. ऊपर ये बात समझ आ रही है. तो पिछले साल का डिविडेंड जो हमने प्रपोज किया था 3 लाख, वो कब पेमेंट हुई होगी, इस साल. अब प्रॉफिट्स में से पे किया 3 लाख, तो अब मैं क्या करूँ, उसको वापस प्लस कर दूंगी, ठीक है. सो यू कैन सी हियर एड डिविडेंड पेएबल डेबिट टू सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है. तो कितना डिविडेंड था आपका 3 लाख ऑफ द प्रीवियस ईयर यू हैव एडेड. ओके, सो दिस इज योर 6 लाख विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. ये अब जरूरी नहीं है आपको सारे ही आइटम्स दें. वी विल डू ऑल द क्वेश्चन, सो यू विल फाइंड एवरीथिंग टुगेदर एंड आई विल टेल यू द फॉर्मेट जिसमें सारी चीजें दे रखी होंगी, ठीक है. हाँ बोलो. वो मैं अभी बता रही हूँ, अभी एंड नहीं हुआ है क्वेश्चन का, ठीक है. ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमारा जो पेमेंट करना है वो 3 लाख था, है ना, जो इस साल पे वो हमने ऐड कर दिया. दिस कम्स 6 लाख. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन. इट्स टेलिंग डिविडेंड पेएबल 30,000, ठीक है. तो ये डिविडेंड पेएबल यहाँ पे आगे चल के आप सीखेंगे कि हम डिविडेंड लाइक इनका अकाउंट वगैरह कैसे बनाते हैं. तो ये डिविडेंड है जो अभी पे नहीं हुआ होगा, ठीक है. ये कौन सा है, डिविडेंड पेएबल. स्टिल इट इज इन द लायबिलिटी साइड, यानी अभी पेमेंट करना बाकी है. जरूरी नहीं है कि आपने सारा पे कर दिया हो. व्हाट हैपन्स, डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है, शाहीन लुक हियर, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो इंफॉर्मेशन दी जाती है शेयर होल्डर्स को, राइट. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज माइन. मेरा 6 महीने से डिविडेंड डिक्लेयर हो रखा है बट आई कुड नॉट टेक इट ड्यू टू सम रीजन. तो कंपनी की बुक्स में अभी डिविडेंड पेएबल ही चल रहा है. जब तक सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिल जाता है तो वहाँ पे कंपनी की बुक्स में एक टाइम होता है, टाइम पीरियड, जब तक वो डिविडेंड पेएबल चल रहा होता है. बाद में वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट. तो ये वो दिखाया है 30,000 विच इज स्टिल पेएबल, ठीक है. तो 2020 का भी पेएबल है, तो हमें इससे कुछ नहीं करना है. इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड दैट. So you will try a few questions, although I will be taking all these small questions in the next class, ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहे. बेस स्ट्रांग होगा तो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे. आई विल ट्राई टू टेक ऑल द क्वेश्चंस, ये छोटे वाले जो हैं. बट आपको क्या देखना है, क्या पढ़ के आना है. दिस इज वही फॉर्मेट निकालिए जो अभी हमने स्टडी किया था, पेज नंबर 5.55. just open that format, 5.55, and at the end of this format this is given here, working note, net profit as per statement of P&L और difference between closing and balance. क्या क्या चीज़ें हम प्लस कर सकते हैं, that is transfer to reserves plus dividend payable, that is proposed dividend of the previous year, you can see here, ठीक है. payable था plus proposed dividend of the
previous year which is paid during the year. Then interim dividend paid, provision for tax of the current year and extraordinary item if any. तो ये सारा आपने प्लस करना है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करने का तो वो माइनस करेंगे. एंड फाइनली कम्स योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको इतने सारे मिले, किसी में 1 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा, किसी में 3 मिलेगा. दैट वे वी विल बी डूइंग. ओके, सो आई विल बी टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, तो आप अपने आप से ट्राई जरूर करेंगे कि आपको कितना अपने आप से समझ आया है. ओके, एक बार ये वाला पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया देन द चैप्टर विल बी फिनिश विद इन 2 to 3 days. दैट्स ऑल. इसकी स्टार्टिंग में बेस में ही टाइम लगेगा, उसके बाद में. ऑल राइट, सो थैंक यू students. Those who are staying at home, do the questions properly, right? And if you have still some doubts, so you are free to ask. Thank you.